आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो आइए जान लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। हम हर दिन की तरह कक्षा 9 से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम विज्ञान में जीवों में विविधता के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और संविधान निर्माण की कुछ और बातें देखेंगे। बच्चों, कक्षा 9 की पढ़ाई के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित में निर्देशांक ज्यामिति को और आगे पढ़ेंगे। और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम वन एवं वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जीवों में विविधता। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण की और जैव विकास की। अब वर्गीकरण का क्या मतलब था कि हम सारे के सारे जो जीव हैं अलग अलग तरह के, उन्हें अलग अलग समूहों में बांटे और फिर उन समूहों के बारे में पढ़ें, जिससे क्या होगा कि हमें सारे जीवों के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जैव विकास का क्या मतलब होता है? जैव विकास का मतलब होता है कि किस तरह से जब धरती बनी थी तब से लेके अब तक जितने भी जीव हैं उनमें विकास हो रहा है और उनमें बदलाव आ रहे हैं। तो अब वर्गीकरण का जैव विकास से क्या रिलेशन है? हमें तो बस ये जानना था कि जो जितने भी हमारे पास जैव हैं उन्हें अलग अलग समूहों में कैसे बांटे। दरअसल इन्हें समूहों में बांटने के लिए ही जैव विकास का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। दरअसल रॉबर्ट विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि किस तरह से हम जैव विकास की मदद से वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें जैव विकास समझना जरूरी हो जाता है। तो जैव विकास तो करोड़ों साल से हो रहा है, तो हमें कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए? चलिए तब से शुरुआत करते हैं जब धरती पर कोई भी जीव था ही नहीं, यानी कि जब बिग बैंग हुआ था। तो जब बिग बैंग हुआ था तो हमारी जो धरती थी वो गैस का एक गर्म गोला था जिसमें आग लगी हुई थी। ये लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व की बात है। परंतु उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी धरती ठंडी होने लग गई और उसके बाद जैसा हम धरती को आज देखते हैं लगभग ऐसा सा कुछ धरती बनना शुरू हुआ। और इसके बाद धरती इस लायक बन चुका था कि उस पर जीवन आ सके। तो इसी के साथ हमारा पहला जीवन धरती पर आया एक कोशिकीय जीव के रूप में, जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। तो यहाँ पर चलिए इस कोशिका को थोड़ा सरल बना लेते हैं। ये हमारी एक कोशिकीय कोशिका है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो ये है कि एक सिंगल है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक कोशिका है। दूसरा, यहाँ पर सारा काम जो होगा वो इस एक कोशिकीय जीव द्वारा ही किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर अकेले कोशिका है तो सारा काम उसे ही करना होगा। इसे ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो शहर में अकेला रहता है। तो अगर वो अकेला रहता है तो इसलिए उसे सारा काम खुद करना है, खाना खुद बनाना है, घर की सफाई खुद करनी है। तो जितना भी काम होगा वो अकेले करेगा। तो इसी तरह से ये एक कोशिकीय जीव किसी के साथ तो रहता नहीं, तो इसलिए सारा का सारा काम इसे अकेले करना पड़ेगा। अब जो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कोशिका वाले अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका आए थे और उसके बाद हमारे पास यूकैरियोटिक कोशिका आए थे। अब हम ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उनमें बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी नहीं रह सकती, यानी कि उनमें बहुकोशिकीय जीव बनना संभव नहीं है। परंतु अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो वहां पर बहुकोशिकीय जीव बनना संभव है। और यही हुआ, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी उन्होंने साथ में रहना शुरू किया और बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब यहाँ पर ये समझिए कि जो हमने उदाहरण लिया था कि एक व्यक्ति शहर में अकेला रहता था, मान लीजिए अब उसके साथ रहने के लिए 2-3 और लोग आ गए। तो अब क्या होगा, अब उसे हर बार खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हो सकता है किसी दिन वो खाना बनाएगा,
हो सकता है किसी दिन उसके साथ में जो लोग रह रहे हैं वो खाना बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका जो सारा का सारा काम था वो उन लोगों में बट गया जितने लोग उसके साथ रहते थे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि श्रम का विभाजन हो गया। कोशिका में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ रहती हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं कुछ काम करती हैं और कुछ कोशिकाएं दूसरा काम करती हैं, और इससे जो पूरा का पूरा हमारा जीव होता है उसमें जितना भी काम होता है उसमें श्रम का विभाजन हो जाता है। तो बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन शुरुआत हो गई, और यही कारण है कि बहुकोशिकीय जीव बने जिनसे हर एक कोशिका को थोड़ा कम काम करना पड़े, क्योंकि कोशिका क्या चाहते हैं कि उन्हें कम से कम काम करना पड़े और वो फिर भी जीवित रह सके। अब जब बहुकोशिकीय जीव बन गए उसके बाद क्या हुआ, दरअसल कुछ कोशिकाएं जो थी उन्होंने कोशिका भित्ति बनाना शुरू किया और वो कोशिका भित्ति के साथ रहते थे। वहीं पे कुछ ने क्या सोचा कि उन्हें कोशिका भित्ति की जरूरत नहीं है और उन्होंने कोशिका भित्ति अपने पास नहीं रखी। अब अभी तक क्या हो रहा था कि सभी कोशिकाओं को या फिर सभी जीवों को अपना खाना खुद बनाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर जितने भी कोशिकाएं थी या फिर जीव थे वो खाना किस तरह से बनाएंगे, वो खाना बनाएंगे प्रकाश की मदद से, प्रकाश संश्लेषण करके। तो ये जितनी भी कोशिका थी वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम थी। परंतु इसके बाद क्या हुआ कि कुछ जीव थोड़े और आलसी थे और उन्होंने सोचा कि हम खाना नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर अब तक धरती पे बहुत सारे जीव हो चुके थे। उनका ये कहना था कि हम दूसरे जीवों को खा लेंगे और उन्होंने जो खाना बनाया होगा वो खाना हमें मिल जाएगा, तो इससे हमें खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे कुछ ऐसे जीव बने जो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते थे। और ये क्या करते थे, ये बस दूसरे जीवों को खाते थे और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो ऐसे जीवों को विषमपोषी कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, आपने जो देखा अब तक ये था हमारा जैव विकास। चलिए अब समझते हैं कि इस जैव विकास से वर्गीकरण में किस तरह से मदद मिली। तो जैसा कि हम जानते हैं जैव विकास की शुरुआत हुई थी एक कोशिकीय जीव से, जहां पर हमारे पास दो तरह की कोशिका थी। एक थे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी थी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो थी वो बहुकोशिकीय जीव नहीं बना सकती थी, तो इसलिए इनका ग्रुप छोटा सा था। परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो थी वो बहुकोशिकीय जीव बना सकती थी और इसलिए इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के जीव आते थे। तो इसलिए हमने इसको दो अलग अलग भागों में बांटा। एक था जो बहुकोशिकीय जीव था और दूसरा था जिनमें एक कोशिकीय जीव आते थे। अब जो एक कोशिकीय जीव थे इनका भी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, परंतु जो बहुकोशिकीय जीव थे उनमें बहुत सारे अलग अलग जीव आते थे। तो इसलिए हमने जो बहुकोशिकीय जीव थे उनको भी दो भागों में बांटा। पहला भाग था जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती थी और दूसरा भाग था जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी। तो एक हो गया कोशिका भित्ति सहित और दूसरा हो गया कोशिका भित्ति रहित जीव। अब इसके बाद कोशिका भित्ति रहित जीव जो था उनको भी हमने आगे फर्दर क्लासिफाई नहीं किया, परंतु जो कोशिका भित्ति सहित जीव थे इन्हें हमने दो भागों में बांटा। एक भाग तो वो जिनके पास कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और दूसरा वो जिनमें कोशिका भित्ति है परंतु वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हिरार्की क्रिएट हो रही है। तो हिरार्की के सभी एंड पॉइंट को नाम दे देते हैं। सबसे पहले आता है मोनेरा, उसके बाद जो हमने डिवाइड किया था तो उसमें से एक बनता है प्रोटिस्टा और दूसरे वाले का तो फर्दर डिवीजन हो गया था। तो आगे बना एनिमीलिया और लास्ट में फंजाई और प्लांटे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमने जैव विकास के आधार पर 5 भागों में वर्गीकरण किया है। इसी को जाना जाता है 5 जगत के वर्गीकरण के नाम से। अब आपकी किताब में एक हिरार्की बनी हुई होगी, अब आपको हिरार्की समझ आ जाएगी। हमने जितने भी जीवधारी हैं उनको दो भागों में बांटा इस आधार पे कि उनमें जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटी है या फिर यूकैरियोटी है। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं वाले जीव थे उनको हमने फिर से दो भागों में बांटा इस आधार पे कि उनमें या तो एक कोशिकीय जीव हो या फिर बहुकोशिकीय जीव हो। जो बहुकोशिकीय जीव थे उनको हमने फिर से बांटा इस आधार पे कि उनमें कोशिका भित्ति है या फिर कोशिका भित्ति नहीं है, और जिनमें कोशिका भित्ति थी उन्हें हमने फिर से इस आधार पे बांटा कि वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है या फिर प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं है। और इस तरह से हमारे पास 5 जगत का विभाजन आया। इसके बारे में हमें बताया था रॉबर्ट विटेकर ने। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं 5 जगत के बारे में और अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।
इस वीडियो में हमने बात करी है वर्गीकरण की और किस तरह से वर्गीकरण हमारे जैव विकास से जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की किताब का अध्याय जीवों में विविधता, जिसके अंदर आपको पढ़ना है वर्गीकरण का आधार क्या है और वर्गीकरण और जैव विकास। इसे पढ़ने के बाद इस वीडियो में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव विकास के बारे में थोड़ा सा और उसके बाद हम जानेंगे मोनेरा ग्रुप के बारे में। तो इसे भी पढ़कर आइएगा जिससे आपको आगे की वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली टेस्ट 2। पहला प्रश्न, किसका विकास पहले हुआ? ऑप्शन ए प्रोकैरियोट, ऑप्शन बी यूकैरियोट, ऑप्शन सी कवक एंड ऑप्शन डी पौधे। दूसरा प्रश्न, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोकैरियोट, ऑप्शन बी एकल कोशिका वाले जीव, ऑप्शन सी बहुकोशिकीय जीव एंड ऑप्शन डी जीवाणु। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या 5 जगत के वर्गीकरण का आधार नहीं है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन डी आवास। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जगत नहीं है? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी एनिमल एंड ऑप्शन डी प्लांटी। पांचवा प्रश्न, 5 जगत वाले वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए कार्ल लिनियस, ऑप्शन बी रॉबर्ट विटेकर, ऑप्शन सी अरस्तु एंड ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। सही उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर ए, दूसरे प्रश्न का उत्तर सी, तीसरे प्रश्न का उत्तर डी, चौथे प्रश्न का उत्तर सी और पांचवें प्रश्न का उत्तर बी। हेलो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम संविधान की रचना एवं मूल्य के भाग 3 को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान के उद्देश्य एवं मूल्य क्या हैं। दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की क्या-क्या विशेषताएं हैं। संविधान के उद्देश्य तथा मूल्य। दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देश्य एवं मूल्यों की झलक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत दिखाई देती है। दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, किसी भी संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ ऐसी दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस संविधान की प्रस्तावना के महत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से हमें भारतीय संविधान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे जनता का संविधान। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। दोस्तों, जिसका अर्थ है कि यह संविधान भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से भारतीय संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों की झलक मिलती है। दोस्तों, भारतीय संविधान के कुछ आदर्श तथा मूल्य है: न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। दोस्तों, प्रस्तावना में सरकार का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यह एक गणराज्य है और भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, यानी इस पर कोई आंतरिक दबाव नहीं है। बाहरी मामलों से भी यह स्वतंत्र है। इसका उद्देश्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना है। दोस्तों, प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा है। दोस्तों, इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावना संविधान का आधार है। प्रस्तावना ही भारतीय संविधान के मूल्यों, आदर्शों एवं उद्देश्यों का बोध कराती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान की पहली विशेषता यह है कि भारतीय संविधान पर दूसरे देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, भारतीय संविधान को कई अन्य देशों के संविधानों की अच्छाइयां लेकर बनाया गया है, जैसे ब्रिटेन के संविधान, अमेरिका के संविधान और आयरलैंड के संविधानों की विशेषताओं के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि यह एक विशाल संविधान है, क्योंकि इसमें सभी बातों का सविस्तार उल्लेख कर दिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। इसकी अगली विशेषता है कि दोस्तों, भारत के संविधान को जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया है। इन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना है, अतः यह जनता का संविधान है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि संविधान द्वारा भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है, यानी कि जनता के प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। यानी कि भारत में जनता के प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। दोस्तों, भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है, यानी राज्य का प्रधान राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि संविधान द्वारा भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। दोस्तों, यह शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा लाया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि संविधान ने भारत के नागरिकों को अनेक अधिकार दिए हैं। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा का भी प्रबंध किया गया है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि भारत में संसदीय सरकार है। दोस्तों, भारत में एक संसद की व्यवस्था की गई है और इस संसद में जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। दोस्तों, यहाँ सरकार अपने कामों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसद का नेता प्रधानमंत्री होता है
और अन्य मंत्री भी संसद के सदस्य होते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसका अर्थ है हर नागरिक को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है संघीय राज्य। भारत एक संघीय राज्य है। यह राज्यों का एक संघ है, यानी कि राज्यों का एक ग्रुप है। यहाँ दो तरह की सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। दोस्तों, दोनों ही सरकारों में उनके अधिकार बांट दिए गए हैं। दोस्तों, राज्य सरकार के मुकाबले केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका का काम संविधान की रक्षा करना है और नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलाना है। नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना भी न्यायपालिका के ही काम में आता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार, यानी कि नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने की पूरी आजादी है। दोस्तों, भारत में वयस्कों को ही यह अधिकार प्राप्त है, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उसे मतदान देने का अधिकार है। दोस्तों, भारत का संविधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, ये तत्व राज्य के कर्तव्य की तरह है। राज्य को शासन के लिए नीति बनाते समय इन तत्वों का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व लोकतंत्र के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, राष्ट्रीय गान का आदर करना, भारत की एकता व रक्षा को बनाए रखना। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है विश्व शांति का समर्थन। दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है। दोस्तों, भारत के संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहेगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है एकल नागरिकता। दोस्तों, एकल नागरिकता देश में राष्ट्रीय अखंडता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल देता है। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि भारतीय संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का संविधान परिवर्तनशील है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने सीखा कि भारतीय संविधान के उद्देश्य एवं मूल्य क्या हैं और हमने जाना भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान की रचना एवं मूल्य के भाग 3 के डेली टेस्ट को करेंगे। दोस्तों, इस डेली टेस्ट का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? दोस्तों, इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस इस प्रकार है। ए, हम भारत में रहते हैं। बी, भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा बनाया गया है। सी,
हम भारत के नागरिक हैं और डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्य संविधान सभा के सामने किसने रखे थे? दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प इस प्रकार है। विकल्प ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, विकल्प सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? इस प्रश्न के लिए विकल्प इस प्रकार हैं। ए धर्मनिरपेक्ष, बी समता, सी अखंडता और डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न के लिए विकल्प है। विकल्प ए संविधान का परिचय, विकल्प बी भारतीय संविधान के मूल्य दर्शन, विकल्प सी उद्देश्य प्रस्ताव और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ। विशेषताओं के लिए विकल्प इस प्रकार है। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना, बी लोकतांत्रिक गणराज्य, सी वयस्क मताधिकार और डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को। दोस्तों, पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपकी एनसीईआरटी गणित के किताब की 7वां अध्याय, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र किया था। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या है। आप इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पर जो ये दो बिंदु हैं, ये x1, y1, b x2, y2। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो ये AB है, इस पे अगर मैं एक तीसरा बिंदु डालूं
यानी पी एक्स कॉमा वाई। और मुझे अगर ज्ञात करना हो कि इस पी के निर्देशांक क्या होंगे अगर ये पी इस ए बी रेखाखंड को m1:m2 की रेशियो में डिवाइड करता है, यानी m1:m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए देखते हैं विभाजन से। दो बिंदु A x1, y1 और x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु B x, y के निर्देशांक दिए जाएंगे bx, y बराबर m1 गुने में x2 जमा m2 गुने में x1 बटे में m1 जमा m1 गुने में y2 जमा m2 गुने में y1 बटे में m1 जमा m2। तो ये है विभाजन सूत्र जिसका हम प्रयोग करेंगे। चलिए जानते हैं अगर m1 अनुपात m2 की जगह पर k अनुपात 1 हो तो हम क्या फॉर्मूला यदि b x, y रेखाखंड AB को k:1 के अनुपात में विभाजित करें तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे bx, y बराबर k गुने में x2 जमा x1 बटे में k जमा 1 k गुने में y2 जमा y1 बटे में k जमा 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि विभाजन सूत्र जो हमने पिछली स्लाइड में किया था वहां पर हमने m1 की जगह पर 1 तथा m2 की जगह पर 1 को प्रतिस्थापित किया। चलिए अगला एक विशेष स्थिति देखते हैं। एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः बिंदु ax1, y1 और bx2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो हम फिर से क्या करेंगे, जो विभाजन सूत्र हमने सबसे पहले पढ़ा था उसमें m1 की जगह पर 1 तथा m2 की जगह पर भी 1 रखें। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा bx, y बराबर में 1 गुने में x2 जमा 1 गुने में x1 बटे में 1 जमा 1। इसी प्रकार 1 गुने में y2 जमा 1 गुने में y1 बटे में 1 जमा 1। तो अब आप अगर इसको हल करें तो हमें ये सूत्र प्राप्त होगा, यानी x1 जमा x2 बटे में 2 y1 जमा y2 बटे में 2। अगर आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके। आपको करना क्या है, x के निर्देशांकों को जोड़कर 2 से भाग देना है और y के निर्देशांकों को जोड़कर 2 से भाग देना है। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करना है। तो कैसे हल करेंगे? यहाँ हम चाहे तो पहला विभाजन सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं और दूसरे विभाजन सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। दरअसल तीनों ही विभाजन सूत्र पहले विभाजन सूत्र से डिराइव होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। हमें दिया है इस प्रश्न में m1:m2 की जगह पर 3:1 यानी कि 3:1। इसके अलावा हमें दिया है x1, y1 की जगह पर 4, -3 और x2, y2 की जगह पर 8, 5। तो हम इन तीनों का प्रयोग करेंगे निर्देशांक ज्ञात करने। मान लीजिए p x, y वांछित बिंदु। हम यहाँ क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग। विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर जो कि है x, y बराबर m1 गुने में x2 जमा m2 गुने में x1 बटे में m1 जमा m1 गुने में y2 जमा m2 गुने में y1
यहाँ पर सभी मान को प्रतिस्थापित करेंगे, m1, m2, x1, x2, y1, y2। प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होगा 3 गुने में 8 जमा 1 गुने में 4 बटे में 3 जमा 3 गुने में 5 जमा 1 गुने में -3 बटे में 3 जमा 1। अब यहाँ से ये देखिए कि p x, y x का मान होगा आगे वाले लिखे हुए निर्देशांक का पहला गुना। इसी प्रकार x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुने में 8 जमा 1 गुने में 4 बटे में 3 जमा, तथा y का मान क्या होगा 3 गुने में 5 जमा 1 गुने में -3 बटे में 3 जमा 1, यानी y बराबर हो जाएगा 3 गुने 5 जमा 1 गुने -3 बटे में 3 जमा 1। इसको आगे हल करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा x का मान बराबर 24 जमा 4 बटे में 4 तथा y बराबर 15 घटा 3 बटे में 4। आगे हल कीजिए इसको तो आपको x का मान 7 प्राप्त होगा तथा y का मान 3 प्राप्त होगा, यानी 7,3 भी वांछित बिंदु। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं जो मध्य बिंदु पे है। बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें। चलिए हम देखते हैं इसका भी। हमें इस प्रश्न में दिया है x1, y1 की जगह पर 4, -1 और x2, y2 की जगह पर -2, -3। मान लीजिए p x, y वांछित बिंदु है, तो हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हमें मध्य बिंदु के बारे में। मध्य बिंदु के केस में हम कौन से विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे? जी p x, y बराबर है x1 जमा x2 बटे में 2, y1 जमा y2 बटे में 2। चलिए यहाँ पर x1, x2, y1 और y2 के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा p x, y बराबर 4 जमा ब्रैकेट में -2 बटे में -1 जमा -3 बटे में। इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर 1 प्राप्त होगा तथा y बराबर -2 प्राप्त होगा, यानी 1, -2 वांछित बिंदु। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तब देखिए ये प्रश्न पहले दो प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें अनुपात नहीं दिया है, हमें यहाँ पे वो निर्देशांक दिया हुआ है जो पहली दो रूपों को विभाजित करता है। हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं कैसे निकालेंगे। इस प्रश्न में हम दूसरा वाला विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे जो k:1 है। चलिए हम देखते हैं। x1, y1 है -3, 10 और x2, y2 है 6, -3। मान लीजिए वांछित अनुपात k:1 है, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। कौन सा? k:1 वाला सूत्र। x, y बराबर होगा k गुने में x2 जमा 1 गुने में x1 बटे में k जमा 1, k गुने में y2 जमा 1 गुने में y1 बटे में k जमा 1। अब यहाँ पर हम x1, x2 के वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा -1, 6 बराबर k गुने में 6 जमा 1 गुने में -3 k गुने में -8 जमा 1 गुने में 10 बटे में k जमा 1। अब -1 बराबर हो जाएगा k गुने 6 जमा 1 गुने -3 बटे में k जमा
बराबर होगा k गुने में -8 जमा 1 गुने में 10 बटे में k जमा 1। अब हम पहले वाले को अगर हल करेंगे -1 बराबर k गुने में 6 जमा 1 गुने में -3 बटे k जमा 1, हमें प्राप्त होगा -1 गुने में k जमा 1 बराबर k गुने में 6 जमा 1 गुने में -3। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा -1 बराबर है 6 गुने में k घटा 3। अब k को एक तरफ लेकर जाएंगे तथा अचर संख्या को एक तरफ लेकर जाएंगे, हमें प्राप्त होगा -7k बराबर है 1 घटा 3। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा -7 बराबर -2। इस प्रकार k का मान प्राप्त होगा -2 बटे 7 और माइनस को अगर हम अंश और हर से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 2 बटे 7, यानी k:1 बराबर हो जाएगा 2:7। k अनुपात 1 किसके बराबर हो गया? 2:7 के। तो ये है हमारा वांछित अनुपात जो हम इस प्रश्न में निकालना चाह रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो में हमने सीखा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये है x, y बराबर m1 गुने x2 जमा m2 गुने x1 बटे में m1 जमा m2, m1 गुने y2 जमा m2 गुने y1 बटे में m1 जमा m2। और अगर मध्य बिंदु के केस में हमें विभाजन सूत्र लगाना है तो हम क्या लगाएंगे? x, y बराबर x1 जमा x2 बटे में 2, y1 जमा y2 बटे में। तो आशा करती हूँ आपको विभाजन सूत्र समझ आया होगा। घर जाकर के आप लोग NCERT बुक के 7.2 एक्सरसाइज हल कर पाएंगे, तो आप उन एक्सरसाइज को हल कीजिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम वन एवं वन्य प्राणी संसाधन अध्याय का तीसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने वन और वन्य प्राणियों के बारे में विविध जानकारी प्राप्त की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीव संरक्षण के कानूनी प्रावधान, वन संपदा और वन्य जीव उपयोगिता, वन्य जीव और जैव विविधता की उपयोगिता इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों तथा कानूनी प्रावधानों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय नियम। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जब दो या अधिक राष्ट्र समूह नियम बनाते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन, 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन तथा 1972 में विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण और रक्षा अधिनियमों की स्थापना की गई। दूसरा वर्ग है राष्ट्रीय नियम। बच्चों, भारत विश्व के उन देशों में से है जिसमें पर्यावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47,
48 और 51A वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियमों की व्याख्या करता है। इसके अलावा वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड के गठन के बाद वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार का रुख भी गंभीर हुआ है। इसके अलावा वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 और संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वन्य जीव और जैव विविधता की उपयोगिता के बारे में। प्राकृतिक आवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं को वन्य जीव कहा जाता है। इस प्रकार पादप और जंतु वन्य जीवों के दो भाग हैं और ये जैवमंडल के विभिन्न अंग भी हैं। ये हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर हैं। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे हमें भोजन, वस्त्र, खालें, आवास इत्यादि चीज़ें प्राप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पादप की बात करते हैं। हमारे देश की जलवायु विषम है। वस्तुतः संसार में जितने भी प्रकार की जलवायु है वह सभी जलवायु भारत में देखने को मिल जाती है। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन्हें हम 8 वनस्पतिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र की बात करते हैं। इसका विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक है। यहाँ चीड़, देवदार और कोणधारी वृक्षों का फैलाव है। अगला है पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। यहाँ ओक, छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। फिर है असम वनस्पतिक क्षेत्र। यह ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच स्थित है। यहाँ सदाबहार वनों के बीच घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट मिलते हैं। अगला है सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात शामिल हैं। बबूल, नागफनी, खेजरी तथा ओक आदि यहाँ के मुख्य पौधे हैं। इसके अलावा गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र, अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ दूर दूर बांस, साल, खैर और तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र, इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र शामिल किया जाता है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला है मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र। इसमें पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है। यहाँ गरम मसाले, सुपारी, नारियल, रबर तथा चाय और कॉफ़ी के वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद है अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र। यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और समुद्र तटीय जंगलों को रखा जाता है। अब बात करते हैं जंतु की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ पर 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कई लुप्त होने के कगार पर हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए 89 उद्यान तथा 400 वन्य प्राणी उद्यानों का विकास किया गया। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से 1.56 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है। बच्चों, हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। बच्चों, राष्ट्र के स्वस्थ जैवमंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता अनिवार्य है। जैव विविधता से हम आप परोक्ष एवं अपरोक्ष लाभ उठाते हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, रेशें, रबड़ और लकड़ियों का साधन है। बच्चों, भारत में 33% पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। इसी प्रकार 53% स्वच्छ जल मछली पाई जाती है। इसके साथ साथ
30% रेंगने वाली प्रजाति तथा 10% स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सभी पादपों और जीवों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें तथा सरकार को भी मदद करें। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। बच्चों, विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 जातियां भारत में हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां पादप, जंतु और खनिजों से ही तैयार की जाती है। आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है जो कि विश्व की प्राचीन पद्धतियों में से एक है। इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत वन विकास में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। हमने उत्तराखंड में हुए चिपको आंदोलन के बारे में जाना था। उसमें हमने यह भी जाना था कि किस तरह गौरा देवी के नेतृत्व में अन्य महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को कटने से बचाया था। इसी तरह राजस्थान की अमृता देवी ने भी 1731 में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने जीव संरक्षण के कानूनी प्रावधानों को जाना, वन संपदा और वन्य जीवों की उपयोगिता के बारे में चर्चा की, वन्य जीव और जैव विविधता की उपयोगिता के बारे में भी अध्ययन किया और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। पहला प्रश्न है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तालाब, झील, दलदल, वेटलैंड। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1951, 1952, 1953, 1954। निम्न में से कौन सा वन्य जीव का भाग है? पादप, जंतु, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। भारत को कितने वानस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4, 8, 12, 16। जीव संरक्षण के लिए 2 से अधिक राष्ट्र समूहों द्वारा बनाए गए नियम किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय नियम, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।